ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट बेसिकली अपने गेट्स टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, गेट टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। देन आज हमें जो डिस्कस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लॉ ऑफ गेयरिंग। ठीक है, लॉ ऑफ गेयरिंग वाला पार्ट हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बट बिफोर दैट आपको वो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो गेयर्स है जब मैशिंग होती है तो क्या कॉमन नॉर्मल है, बेसिकली क्या लाइन ऑफ एक्शन है और क्या कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो जस्ट एक बार उसको हम डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज एक टीथ आपका ऐसा कुछ, लेट्स सपोज एक टीथ आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, एंड दूसरा टीथ कुछ ऐसे। ठीक है, करेक्ट, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली आपके दो गेयर्स से मैशिंग हो रही है एंड आपका एक हमने बेसिकली दोनों गेयर्स के टीथ शो कर दिए। ठीक है, एंड आपको याद होगा लाइन ऑफ एक्शन होता है बेसिकली हमारा। ठीक है, देयर इज वन लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात एक हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज पेज सर्कल आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका पेज सर्कल कुछ ऐसे है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस gear को हम थोड़ा सा नीचे दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा। इस तरीके से। तो लेट सपोज दूसरा जो आपके पास पेज सर्कल है, इट इज लाइक दिस। ठीक है, लेट सपोज कुछ इस तरीके से। एक, तो ये तो पेज सर्कल आपके बेसिकली यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहे हैं बेसिकली वो पॉइंट है आपका कॉमन टेंजेंट का। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट और उस पॉइंट से पास होते हुए जो लाइन जा रही है वो हमारी है कॉमन टेंजेंट। करेक्ट। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। दिस इज योर कॉमन टेंजेंट एंड यहाँ पे आपका एक होता है कॉमन नॉर्मल। ठीक है, या फिर जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं बेसिकली, वो इस पॉइंट से पास होकर जाएगा आपके हमेशा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए जा रहा है एंड इसको हमने क्या नाम दिया था, लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली। दिस इज अवर लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और बेसिकली इसको हम ऐसा बोलते हैं फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दिस इज फोर्स ट्रांसमिशन। ठीक है, इसी को हम बेसिकली कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं, बट कॉमन नॉर्मल क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे जब हम बेस इनवॉल्यूट प्रोफाइल पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि इट इज द लाइन ऑफ एक्शन और द फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है,
इस लाइन ऑफ एक्शन में क्या होगा, बेसिकली इस लाइन के थ्रू आपका फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, मोशन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द कॉमन टेंजेंट एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, इसको हम बोल रहे हैं पिच पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे दोनों के सर्कल बीट कर रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने प्रेशर एंगल डिफाइन किया था लास्ट, कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दिस पर्टिकुलर एंगल phi is known as what, the pressure angle, ठीक है, करेक्ट, ये हमने प्रेशर एंगल डिफाइन किया था। एंड एक और चीज यहाँ पे हमने एक और चीज बोली थी बेसिकली, कि इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग यहाँ पे हमारा ये इसके अलोंग हमारा क्या होगा, एक फोर्स कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली बात है, और एक कंपोनेंट आपका इस तरीके से होगा, ठीक, लाइक दिस। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम बोलते हैं एफ टी, और इसको हम बोल रहे हैं एफ आर, ठीक है, करेक्ट। एंड हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि एफ टी इज व्हाट, एफ टी इज बेसिकली व्हाट, एफ कॉस फाई, क्योंकि फोर्स ट्रांसमिशन लाइन के अलोंग का आपको फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है एफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस फाई, ठीक है। एंड एफ आर विल बी व्हाट, एफ साइन फाई। ये चीज हमने लास्ट चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। एफ टी जो है बेसिकली द ट्रांसमिशन फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स बेसिकली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स। दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, ठीक है, दिस इज द force which is responsible for rotation, ठीक है। एंड दिस वन इज नोन एज रेडियल थ्रस्ट, ठीक, दिस इज योर रेडियल थ्रस्ट, करेक्ट। तो एफ टी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, ठीक है। तो आपका लेट सपोज ये है आपका पॉइंट, सेंटर ऑफ रोटेशन में यहाँ पे बोल देता हूँ, लेट सपोज दिस इज योर सेंटर ऑफ रोटेशन O1, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, और ये है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन O2, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ठीक है, ये चीज। तो एक बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो O2 बेसिकली आपको पता चल गया, O1 बेसिकली यहाँ पे हमारा ड्राइवर है, ठीक है, इस तभी हम बोल रहे हैं इसके अलोंग फोर्स जा रहा है, दिस वन इज योर ड्राइवर। ड्राइवर कौन है, बेसिकली जो रोटेशन मतलब जो चला रहा है दूसरे गियर को, ठीक है। O1 बेसिकली वो गियर है जो O2 गियर को चला रहा है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर ड्रिवन, ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रिवन लिख देते हैं, दिस इज योर ड्रिवन, करेक्ट। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर होंगी, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है सब, है ना। कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था लास्ट में, बट किसी को कोई भी इसमें डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि इसी के फर्दर हम आगे लॉ ऑफ गियरिंग डिफाइन करेंगे, इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो लॉ ऑफ गियरिंग होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर, एक बार बता दो सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। हमेशा क्या याद रखना है कि एफ टी रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए, और वो रेडियल थ्रस्ट, बेसिकली उसकी वजह से क्या होगा, शाफ्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं वो बेंडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, बेंडिंग इफेक्ट बेसिकली प्रोड्यूस करने वाला होगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, द कॉमन टेंजेंट, ये सब लाइन आपको क्लियर है यहाँ पे, बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो एफ टी एफ आर, ठीक है, ये सब चीजें क्लियर होगी। अब अगर लेट सपोज O2 आपका ड्राइवर होता ना, तो ये जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाते फिर, ठीक है। एफ टी आपका इस तरफ हो जाता, एफ आर नीचे की तरफ हो जाता, एफ टी आपका लेफ्ट और एफ आर डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो सब चीजें, तो ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, बस मैंने O1 को ड्राइवर मान लिया, उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन हमने लिखी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्शन लिखी, ठीक। बाकी
ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो टॉर्क लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, एफ टी टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, आर। अच्छा आर क्या होगा यहाँ पे, फिर सर्कल रेडियस, ठीक है, दिस विल बी योर पिच सर्कल रेडियस। दिस विल बी योर टॉर्क। ठीक है चलो, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लॉ ऑफ गेयरिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, तो अभी इसमें चीजें देखो, हम यहाँ पे पूरा डेरिवेशन समझेंगे, बट अभी आप इसमें ना कुछ ड्रॉ मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी इसी में हम बहुत सारी चीजें ड्रॉ करेंगे, बट कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हमें जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे बहुत सारी चीजें। तो अभी यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आप सुनते रहना, ठीक है। तो वो फाइल होगा ना जो गेयर टर्मिनोलॉजी वाला फाइल और ये लॉ ऑफ गेयरिंग वाला कंबाइंड फाइल ही मैं आपको आज अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो इसलिए सेंड नहीं किया, बेसिकली लॉ ऑफ गेयरिंग वाला पार्ट भी उसके साथ अटैच करके एक साथ कंप्लीट फाइल आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप वहां से बेसिकली नोट्स बना लेना, जो भी इन केस अगर छूटा होगा, आपने साथ साथ बनाए तो अच्छी बात है, अगर कुछ छूटा होगा तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो लॉ ऑफ गेयरिंग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो बेसिकली बॉडीज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज, ठीक है, कोई मैं बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से एक बॉडी कंसिडर करी मैंने, एंड इसी से सामने मैंने ठीक है, तो कोई भी दो रैंडम बॉडीज मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर O1, दिस इज योर O2, ठीक, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसका रोटेशन आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली बात है इसका रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका रोटेशन कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज मतलब देखो क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे इनका जो यहाँ पे मीट कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम है ए, ठीक है, ए, उसका नाम है ए, पॉइंट ए, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करना, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए, अगर मैं पहला लिंक को कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो मेरा लिंक है, लेट्स सपोज दिस इज माय लिंक नंबर 1 और दिस इज माय लिंक नंबर 2, ठीक है। ये जो लिंक है, अगर लिंक 1 पे कंसिडर कर रहा हूँ तो बोलूंगा मैं A1, और अगर मैं लिंक 2 पे कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं उसको नाम दूंगा A2, करेक्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर, लिंक 1 अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ देन दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज A1, और अगर मैं 2 कंसिडर कर रहा हूँ लिंक, तो पॉइंट का नाम हो जाएगा A2, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, बेसिकली आपको पता है जब भी रोटेशन होता है, जब भी रोटेशन होता है कि जब भी रोटेशन होगा तो वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ लिंक, velocity vector will always be perpendicular to the length of link, करेक्ट है, velocity vector is always perpendicular to the length of link, करेक्ट। ये चीज बताओ, पहले बताओ यहाँ तक ये चीजें क्लियर है ना, जो हमने अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था वही चीज, वही बेसिक वही कंसेप्ट है। आपका लेंथ ऑफ लिंक पे क्या हो जाएगा, वो बेसिकली उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक, ये इस तरीके से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये चीज, करेक्ट। तो ये मेरी लिंक की लेंथ हो गई है, ठीक है।
इसको हम थोड़ा यहाँ साइड में लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली इट विल बी a2। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो इसके परपेंडिकुलर लिंक O1 A1, उसके परपेंडिकुलर ही होगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर। करेक्ट, ये बात सही है। O1 A1 के परपेंडिकुलर ही होने वाला है। जो O1 A1 है ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ही तो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा ना। ठीक है, उसी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर बनने वाला है। करेक्ट। सिमिलर मैनर में, ठीक है, सिमिलर मैनर में हम बनाते हैं O2 A2 के परपेंडिकुलर। इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। करेक्ट, ये हो गया आपका VA2, जो हो जाएगा VA1। करेक्ट, यहां तक चीजें क्लियर। VA1 हो गया, दिस विल बी VA2। करेक्ट। तो O1 A1 के परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वेलोसिटी VA1। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये। ठीक है, और O2 A2 के परपेंडिकुलर ये। सिद्धार्थ, रोटेशन का डायरेक्शन दिया, देखो ना ये दिया है। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बनाया ना, दिस वन। जो लिंक A1 है हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंड लिंक 2 विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, हाँ हाँ ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, बट इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है चीज। ये आपका लिंक 1 है, इसको हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंड वी कैन राइट इट एज दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये चीज। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका रोटेशन हो रहा है लिंक 1 का, लिंक 2 का रोटेशन हो रहा है, एंड पॉइंट ए विच इज कॉमन टू बॉडी लिंक 1 एंड लिंक 2, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट है बेसिकली। क्या एक पॉइंट का आपका दो वेलोसिटी पॉसिबल है? ठीक है, एक पॉइंट का दो वेलोसिटी पॉसिबल है जब आप प्योर रोटेशन की बात कर। नहीं पॉसिबल है, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉसिबल नहीं जब आप कब, जब आप प्योर परफेक्ट प्योर रोटेशन की बात करते हो। ठीक है, तो क्या होगा देखो, व्हाट विल हैपन कि जैसे हमने यहाँ पे बोला, इसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी वेक्टर था हमारा। ठीक है, VA1। करेक्ट। सिमिलर मैनर में इसके परपेंडिकुलर हमारा ये वेलोसिटी वेक्टर है VA2। करेक्ट, ये चीज हमें क्लियर दिख रही है यहाँ पे। बट अब देखो यहाँ पे हम दो पॉइंट्स, दो लाइन हम डिफाइन करने वाले हैं। दो लाइन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेसिकली। ठीक है, देखो एक लाइन होगी हमारी, देखो जहां पे ये मीट करे ना कुछ तो कांटेक्ट हुआ होगा वहां पे, उसके परपेंडिकुलर जहां पे पॉइंट ए, पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ए जो लिंक 1 पे भी है लिंक 2 पे भी है, और जिसके हम वेलोसिटी VA1 VA2 लिख रहे हैं, है ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे टच हुए, कांटेक्ट बनाए, वहां पे क्या एक कॉमन नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक कॉमन नॉर्मल। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, एक कॉमन नॉर्मल कुछ इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। करेक्ट, ये हमारा होगा कॉमन नॉर्मल। ठीक है, दिस विल बी अवर कॉमन नॉर्मल, तो हम नाम दे देते हैं कॉमन नॉर्मल। ठीक है, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, वही अपना, या फिर हम इसको लाइन ऑफ एक्शन बोल दें, लाइन ऑफ एक्शन बोल दें, या फिर ट्रांसमिशन लाइन, फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो और करके आप यहाँ पे चीजें लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये कॉमन नॉर्मल हो गया, और दूसरा यहाँ पे है हमारा कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट जो दोनों के पॉइंट से पास होते हुए जाएगा इस तरीके से, दिस विल बी अवर कॉमन टेंजेंट, और इसका नाम है हमारे पास कॉमन टेंजेंट। ठीक, दिस विल बी अवर कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है, देखो ये आपको क्लियर हो गया, ये हमने कॉमन नॉर्मल बना दिया, ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया। कॉमन टेंजेंट बेसिकली हमने बोला कि जो जहाँ पे कांटेक्ट हुआ ना, तो एक तो नॉर्मल होगा दोनों के, एक होगा जो दोनों से टेंजेंट होते हुए जा रहा हो, तो हमने उस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसा हमने बोला कि अगर परफेक्ट रोटेशन की आप बात कर रहे हो तो एक पॉइंट के दो वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं। हाँ, स्लिपिंग हो रहा होगा देन डेफिनेटली दोनों का अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है, करेक्ट। हम क्यों बोल रहे हैं कि दोनों का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, बिकॉज हम कंसिडर करें कि आपका परफेक्ट रोटेशन चल रहा है, ठीक है, ये चीज। अब आप एक बात समझना है यहाँ पे कि जो वेलोसिटीज है हमें पता है कि डिफरेंट नहीं होगा, इक्वल होगा, बट लेट सपोज यहाँ पे मैं एंगल्स भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। दिस एंगल इज अल्फा, लेट सपोज this angle is alpha and this particular angle is beta, ठीक है। यह आपका एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप वेलोसिटीज को इक्वल कंसीडर करोगे, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज को आप इक्वल कंसीडर करने वाले, ये बताओ फटाफट। वेलोसिटीज विल बी इक्वल, बट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल होंगी? नॉट अल्फा इक्वल्स टू बीटा, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं बात को। ये हमारे पास वेलोसिटीज है va1 va2, ठीक है, ये दो वेलोसिटीज है। हमने बोला कि यार अगर परफेक्ट रोटेशन की बात करते हो बोथ दिस वेलोसिटीज शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या है कि एक पॉइंट पर टू डिफरेंट वेलोसिटीज हो नहीं सकती जब आप परफेक्ट रोटेशन की बात करते हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्या इनका जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होने वाला है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल होगा, इन दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट बेसिकली इक्वल होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इनका क्या कंपोनेंट बेसिकली इक्वल होने वाला है, कंपोनेंट अबाउट विच डायरेक्शन ये हमें सोचना है। अब जिसके अलोंग आपका फोर्स ट्रांसमिशन हो रहा है, जिसके अलोंग आपका मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनके वेलोसिटी कंपोनेंट्स विल बी इक्वल। डेफिनेटली देयर विल बी टू कंपोनेंट्स हियर ना, एक va1 cos अल्फा होगा, एक va1 sin अल्फा होगा, एक va1 cos अल्फा और एक va1 sin अल्फा। तो एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके कंपोनेंट्स हैं और एक कॉमन टेंजेंट के अलोंग। बट हमें बात यहाँ पे एक समझनी है कि कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल और द लाइन ऑफ एक्शन, है ना, कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन शुड बी इक्वल, ठीक है। द वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल और लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स ट्रांसमिशन लाइन, क्या होगा, हमेशा आपके फोर्स वेलोसिटी कंपोनेंट शुड बी इक्वल। अगर वेलोसिटी कंपोनेंट्स इक्वल नहीं होते देन देयर विल बी स्लिपिंग, देन देयर विल बी स्लिप, ठीक है, जो जस्टिफाइड नहीं। अगर आप परफेक्ट रोटेशन की बात कर रहे हो तो वो जस्टिफाइड नहीं। तो आप बोल रहे परफेक्ट रोटेशन, प्रॉपर आपका रोटेशन चल रहा है तो एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज नहीं होंगी। तो हमारा मोशन ट्रांसमिशन किसके अलोंग हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ना। मोशन ट्रांसमिशन विल बी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन और द फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। तो उस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटीज डिफरेंट हो ही नहीं सकती, अगर डिफरेंट होंगी तो वो स्लिप कर जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये बात क्लियरली समझ में आई सबको, पहले बताओ ये बात सबको क्लियर है ना, ये चीज बिल्कुल करेक्ट। अब बात हमें समझ में आती है कि ठीक है चलो आपने बोल दिया कि ऐसा है, ठीक है, तो कॉमन सेंस कहती है कि भाई component along the line of action will be equal, component of what, the velocity components, velocity components about the line of action should be equal, ठीक है। इट मींस व्हाट, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि va1 cos alpha equals to what, va2 cos beta, ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, ये चीज।
ठीक है, ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं। अब देखो, तो ये चीज हमने बोल दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एंगल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या एंगल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से ना, लेट सपोज, ठीक है, तो ये तो अल्फा हो गया। लेट सपोज आपने ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉमन नॉर्मल। ठीक है, एक यहाँ पे आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सिमिलर मैनर में आपने यहाँ से इस पे ड्रॉ करा कॉमन नॉर्मल। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब दिस इज योर परपेंडिकुलर। ओके, इस तरीके से। तो लेट सपोज इसको आप कुछ भी कंसिडर करो, कोई भी नाम कंसिडर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेट सपोज इसको मैं एन बोल रहा हूँ और इसको एम बोल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर एन, दिस इज योर एम। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करना, दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल आपका अल्फा था। ठीक है, देखो दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल, दिस एंगल विल बी ऑल्सो अल्फा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा। वाई? देखो अगर ये अल्फा है, लेट सपोज दिस इज अल्फा, है ना, तो दिस एंगल विल रिमेन व्हाट, 90 माइनस अल्फा। करेक्ट, देखना 90 माइनस अल्फा। और ये जो पॉइंट है, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ आगे, दिस लाइन, इसको अगर मैंने एक्सटेंड करा आगे, ये एंगल कितना हो गया आपका, 90 माइनस अल्फा। तो ऑब्वियसली बात है, रिमेनिंग एंगल कितना बचा फिर, अल्फा ना, क्योंकि ये और ये तो परपेंडिकुलर हो, क्योंकि आपने इसी लाइन को तो कंसिडरेशन किया था, इसी लाइन के तो परपेंडिकुलर आपने वेलोसिटी वेक्टर बनाए। ठीक है, देखो इनिशियली देखो ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा, ये आपको समझना है कैसे एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा, इसको हम दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये एंगल अल्फा है, ये लाइन हमारी, देखो ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन चल रही है, ये कौन सी है, हमारी लेंथ O1 A1 वाली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी व्हाट, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब आप एक चीज देखो, ये 90 माइनस अल्फा, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये लाइन के परपेंडिकुलर ही तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा, अल्फा। करेक्ट, तो इसलिए ये एंगल अल्फा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने ऐसी अल्फा लिख दी। कैसे हुआ है वो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसे अल्फा आया हो। नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यस एग्जैक्टली, नॉर्मल एंड कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ही पॉइंट पे हमने कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया है, एंड उस पॉइंट पे हमने बेसिकली और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया। करेक्ट, ठीक है, दिस इज अल्फा। सिमिलर मैनर में, सिमिलर मैनर में दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल विल बी व्हाट, बीटा। ठीक, एक्चुअली क्या है देखो, ये आपने सरफेस बनाई, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जो आप पूछ रहे हो, देखो ये एक आपके पास कर्व सरफेस, दूसरा, दूसरा घेर आपके पास कुछ ऐसे, तो देयर विल बी वन टेंजेंट हेयर, दिस इज योर कॉमन टेंजेंट, एंड देयर विल बी कॉमन नॉर्मल लाइक दिस। क्लियर, ये चीज हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आयुष? अब समझ में आया कि ये देखो, एक येलो वाला विल बी आपका कॉमन नॉर्मल टू द, नॉर्मल किसके,
प्रोफाइल के लिए, जो गियर प्रोफाइल है उसके परपेंडिकुलर, ठीक, और जहां पे कांटेक्ट हुआ उसके अलोंग एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक कॉमन टेंजेंट और एक कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास गियर 1 है, जैसे गियर 1 का टूथ था, ये गियर 2 के लिए। गियर वाले में हॉरिजॉन्टल को टेंजेंट लिया था, ये, अरे सुनो सुनो, अभी रुको रुको, कंफ्यूज मत करो। ये टेंजेंट अभी बस मैं प्रोफाइल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी तो मैं गियर की बात ही नहीं करी है। अभी तो हमने कहा गियर का तो शब्द ही नहीं यूज किया अभी तक, अभी तक हमने तो गियर वर्ड यूज ही नहीं किया है। अभी आएंगे हम गियर में कि ये डेफिनेशन को हम गियर में कैसे अप्लाई करेंगे, वो मैं आऊंगा इस बात पे। आप ये बोल रहे हो, शायद आप उससे इससे कंफ्यूज कर रहे हो, दिस वन, ये लाइन से, इसको हमने कॉमन टेंजेंट बोला था, है ना, इसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, यस यस, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो कि पिच सर्कल, जो पिच सर्कल जहाँ पे मीट करे पिच पॉइंट, उसके अलोंग एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वो चीज यहाँ पे है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो मैं गियर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो हमने गियर का वर्ड ही यूज नहीं किया, पिच सर्कल कुछ अभी पॉइंट आया ही नहीं है, यहाँ पे अभी कोई सर्कल की तो बात हो ही नहीं रही, ठीक है, अभी बस समझते जाओ, वो आप बिल्कुल, आपने जो पॉइंट बोला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत करो, ये कॉमन टेंजेंट इस कॉमन टेंजेंट के साथ कंफ्यूज मत करो अभी, इस कॉमन टेंजेंट को इस कॉमन टेंजेंट के साथ कंफ्यूज मत करो, और इस कॉमन नॉर्मल को इस कॉमन जो आपने प्रीवियसली यहाँ पे पढ़ा उसके साथ कंफ्यूज मत करो, जस्ट अभी, ठीक है। तो ये चीज है अभी, तो इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक चीजें आई थिंक शायद सबको क्लियर होंगी कि भाई एक लिंक 1 है, एक लिंक 2 है, ठीक है, एक लिंक 1 है, एक लिंक 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐसा लिख लिया। अच्छा, हाँ, कैनेडीज थ्योरम आप लोगों को शायद याद होगा, कैनेडीज थ्योरम आई थिंक शायद आप लोगों को याद होगा, कैनेडीज थ्योरम याद है, यस, करेक्ट, हाँ। तो कैनेडीज थ्योरम में क्या था कि हम अगर तीन लिंक को देखें जो आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो उन तीनों के जो आई सेंटर होंगे, दे ऑल विल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, ये बात सही है ना, ये बात सही। अब उसी का एप्लीकेशन देखो कैसे, हमने लेट सपोज दिस इज योर फिक्स्ड लिंक को हम 1 मान लेते हैं, नहीं अच्छा, लिंक 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी मान लिया, दिस इज योर लिंक 1, दिस इज योर लिंक 2, लेट सपोज फिक्स्ड वाला जो है आपका 3 है, लिंक नंबर 3, तो 1 2 3 आर देयर, 1 2 3 आर देयर, तो तीन लिंक है, आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो एक चीज तो आप कंफर्म से बोल सकते हो कि एक रिलेट आपका आई सेंटर कौन सा है, एक आई सेंटर आपका ये है, एक आई सेंटर आपका ये है, तीसरा आई सेंटर कहाँ है, थर्ड आई सेंटर विल बी वेयर, तीसरा आई सेंटर कहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किधर कहाँ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नाम तो बताओ। A1 A2 का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, A1 A2 आर द आइडेंटिकल पॉइंट्स, A1 A2 अलग अलग पॉइंट नहीं है, अरे पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां लिंक ए 1 एंड लिंक 2 कांटेक्ट में, करेक्ट, लिंक 1 एंड लिंक 2 जहां पे कांटेक्ट में है उसका नाम है पॉइंट ए। अगर मैं उस पॉइंट ए को कंसीडर कर रहा हूं ऑन बॉडी ऑन लिंक 1, तब मैं उसको नाम दिया A1, ठीक है। ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में, लिंक 1 एंड लिंक 2, ठीक है, ये चीज। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट को ए को मैं अगर लिंक 1 में कंसीडर कर रहा हूं तो A1 बोल दिया, और उसी पॉइंट को अगर मैं लिंक 2 पे कंसीडर कर रहा हूं तो A2 बोल दिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि ये वाला पॉइंट ना, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में है, ये तीन आई सेंटर, आप आई सेंटर ए पॉइंट ए को आई सेंटर बोल रहे हो, क्या ये तीन पॉइंट आई एक ही स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट अ आई सेंटर, इट मींस व्हाट, दिस इज नॉट द आई सेंटर है, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरम क्या होता है आपके, जब भी तीन रिलेटिव लिंक आपस में मोशन कर रहे हो, रिलेटिव मोशन कर रहे हो, देन ऑल द आई सेंटर्स
ऑल द 3 आई सेंटर्स विल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। ये चीज आपको समझती है, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ही करेगा, बट कहाँ लाई करेगा ये चीज हमें चेक करना है, ठीक है, ये चीज हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखो अब जरा इसके बारे में देख लो जरा थोड़ा सा, ये जो चीज है इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। वी ए वन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ वन ए वन, ओ वन ए वन ओमेगा वन, करेक्ट, ऐसा लिखा जा सकता है। आर ओमेगा ही तो होता है, velocity will be what, r into omega, r is the length of the link, omega is the rotational angular velocity। va1 को हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द लिंक, लेंथ ऑफ द लिंक क्या होगा, o1 a1, करेक्ट, o1 a1 और ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा हम डिफाइन कर देते हैं, ओमेगा है ओमेगा 1 यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। इस तरीके से cos अल्फा, cos अल्फा को क्या लिखा जाए, cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ये हो जाएगा आपका बेस विल बी व्हाट, ओ वन एन डिवाइडेड बाय o1 a1, करेक्ट। यहां तक चीजें क्लियर है। सिमिलर मैनर में आप va2 के लिए क्या लिखोगे, o2 a2, o2 a2, ठीक है, o2 a2 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। इस टर्म को ना थोड़ा सा हम यहाँ पे इधर की तरफ शिफ्ट कर देते, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर इसको हम बेसिकली नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है स्टेटमेंट, एक जस्ट सेकंड, va1 cos अल्फा, ठीक है, va1 cos अल्फा, और हो गया यहाँ पे va2 cos बीटा, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा था, o1 a1, ठीक है, r ओमेगा 1, ठीक है, और ये था o1n, ठीक, o1n डिवाइडेड बाय o1 a1, करेक्ट। इस तरीके से ये चीज हो गया। अब हमें लिखना है va2 विल बी व्हाट, o2 into a2, o2 into a2, सॉरी o2 a2 नॉट इनटू, नहीं, डिस्टेंस लिख रहे हैं हम, o2 a2 इंटू ओमेगा 2, कॉस बीटा क्या लिख सकते हैं हम, देखो कॉस बीटा क्या लिखा जा सकता है, cos beta, beta समय, this is angle is perpendicular, this is base, o2m, yes correct, o2m divided by o2a2, करेक्ट। यहां तक चीजें सबको क्लियर। अब देखो दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, बचा क्या आपका, ओमेगा 1 इंटू o1n, ओमेगा 2 इंटू o2m, ठीक है। जरा ये o1n को आप ध्यान से देखो, o1n, ठीक है, o1n और o2m, ठीक है, करेक्ट है। लेट सपोज दिस पॉइंट, लेट सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, पहले इस अल्फा को हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज P, लेट सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज P, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जरा, मैंने P एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो O1n है और O2m है, क्या इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या कुछ, लेट सपोज ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, O2m बाई O1n,
क्या इसको किसी और चीज से रिप्लेस किया जा सकता है? आप ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल को चेक करो जरा, ट्रायंगल चेक करो जरा, O1NP एंड ट्रायंगल आप चेक करो O2MP। सिमिलर ट्रायंगल का अगर हम कंसेप्ट लगाएं, सिमिलर ट्रायंगल का अगर हम कंसेप्ट लगाएं, ठीक है, क्यों सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं? किस बेसिक, क्या बेसिक है इसके पीछे, क्या लॉजिक है? बिकॉज टू एंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल अगर आपने पढ़ा हो, आपको ध्यान हो, तो सिमिलर ट्रायंगल कुछ सर्टेन कंडीशंस पे ही आप बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे? क्योंकि एक एंगल मैं यहाँ पे जस्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक एंगल तो आपका ये वाला हो गया, ये इक्वल है, और एक 90 डिग्री वाले एंगल्स, तो दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए, दिस वन, दिस पर्टिकुलर एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल, ये दो एंगल इक्वल हो गए। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑब्वियस बात है सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप कुछ लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? देखो रेशियो क्या है, O2M/O1N। ठीक है, O2M/O1N, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? MP/NP, MP/NP। ठीक है, क्या लिख सकते हो? देखो, एक तो आपने ये बोला O2M/O1N, O2M/O1N, ठीक है, MP/NP, ठीक है। और क्या लिखा जा सकता है इसके अलावा? क्योंकि देखो M और N बेसिकली हमारे डिफाइन किए हुए, आप उन पॉइंट को कंसीडर करो जो आपके पास डायरेक्टली गिवन हो हमेशा। M और N तो हमने बेसिकली अपने एंड से ऐड किया, एक एडिशनल चीज है। आप वो पॉइंट को यूज करो ना जो, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, यस, नाउ यू आर करेक्ट, O2P/O1P, O2P/O1P, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली यही चीज। क्यों? O1 O2 तो आपके पास फिक्स्ड है ना, ये तो आपके पास गिवन ही होंगे हमेशा, तो इट कैन बी रिटर्न एज O2P/O1P, ठीक है, O2P/O1P, ठीक, करेक्ट, ये चीज। तो यहां से अब देखो क्या आता है निकल के, ω1/ω2 इज इक्वल्स टू O2P/O1P, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहां से हमें पता क्या चला, देखो बस चलो, ये एक रिलेशन तो आ गया, नो डाउट, मैथमेटिकल एक रिलेशन आ गया, इसका रिजल्ट, इसका मीनिंग क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? कोई बताएगा? क्या आप इससे डिफाइन कर सकते हो, क्या चीज आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो, कोई एक चीज इस रिलेशन की हेल्प से आप क्या चीज कन्वे कर सकते हो, क्या मैसेज, क्या आपका इंटरप्रिटेशन होने वाला है विद दिस रिजल्ट? ये जो रेशियो ω1/ω2 इक्वल्स टू O2P/O1P, ठीक है, आप क्या इंटरप्रेंस, इसका क्या इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो? बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, पी पॉइंट क्या हमारा फिक्स है यहाँ पे? क्या पी पॉइंट हमारा फिक्स है? इफ पी पॉइंट इज फिक्स और नॉट, चलो ये बताओ पहले, इफ पी पॉइंट इज फिक्स्ड और नॉट फॉर दैट इंस्टेंट। नहीं है। अगर मैं बोलूं ये हमेशा के लिए फिक्स्ड है, पी पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, नहीं पहले पी पॉइंट तो बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन आई सेंटर। हाँ ठीक है, वो पॉइंट सही है। पी पॉइंट बेसिकली जो है वो फिक्स है कि नहीं? आप ज्यादातर नो बोल रहे हो, बट क्यों नो बोल रहे हो आई डोंट नो। कल एक मैंने आपको शायद एक वीडियो दिखाया था, वहां आपने
चीज शायद आपने देखी नहीं ध्यान से, ठीक है। तो एक चीज है, अच्छा जब कल हमने एक वीडियो देखा था जिसमें बेसिकली आपके दो टीथ से बेसिकली मैचिंग कंडीशन हो रही थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, फिर एक फोर्स ट्रांसमिशन लाइन बनी थी। क्या वो फोर्स ट्रांसमिशन लाइन चेंज हो रही थी? क्या वो फोर्स ट्रांसमिशन लाइन या लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो रही थी कल जो हमने वीडियो देखा था उसमें? आपको शायद याद हो थोड़ा सा। हाँ, नहीं ना, बिल्कुल नहीं चेंज हो रही थी। अब जब वो फोर्स ट्रांसमिशन लाइन चेंज नहीं हो रही है और ये O1 और O2 के बीच में जो लाइन होगी, क्या ये चेंज हो सकती है? नहीं चेंज होगी। तो ये दोनों कभी चेंज नहीं हो रही, तो बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिमेन सेम। अब बात समझ में आई क्यों पी फिक्स्ड बोला हमने? नॉट एनी इंस्टेंट, फॉर एनी। आप किसी मोमेंट पे देखो पी इज फिक्स्ड पॉइंट। अब शायद समझ में आ गया होगा कि पी बेसिकली हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। सो पी इज अवर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। पी इज अवर फिक्स पॉइंट। तो पी बेसिकली ना, अब पी पॉइंट पे आप देखोगे पी की खासियत क्या है, यूनिक पॉइंट है ये, तो पहली बात तो। और इस पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट पे ही आपको क्या रोटेशन ऑब्जर्व होने वाला है, रोलिंग, प्योर रोलिंग ऑब्जर्व होने वाला है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको प्योर रोलिंग ऑब्जर्व होगा, और कोई भी पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे आपको प्योर रोलिंग ऑब्जर्व होगा। बाकी हर जगह स्लिपिंग हो रही होगी, सिर्फ एक पी पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको प्योर रोलिंग मोशन ऑब्जर्व हो रहा होगा, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, दैट पॉइंट इज आई सेंटर बेसिकली। वो जो पी पॉइंट है ना, बेसिकली वही आपका एक आई सेंटर है। उसी आई सेंटर के अबाउट आपको परफेक्ट रोटेशन देखने को मिलेगा। एंड इन रियलिटी अगर मैं गेयर्स की बात करूं, तो गेयर्स विल बी लाइक दिस। देखो, अगर मैं यहाँ पे गेयर्स ड्रॉ करूं, ठीक है, लेट्स सपोज लाइक दिस, ठीक है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, ये चीज है आपका। और ये जो सर्कल है बनाए ना हमने, बेसिकली ये सर्कल क्या है? ये पिच सर्कल है। और सिर्फ पी पॉइंट पे ही आपको प्योर रोलिंग मोशन ऑब्जर्व हो रहा है, बाकी एवरीवेयर हर जगह आपका स्लिपिंग। तो ये है पिच सर्कल का कंसेप्ट, पिच सर्कल डायमीटर, ये सब एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है। बट ये एनालिसिस के लिए हम ये जो चीजें यूज कर रहे हैं, पहले बताओ ये कहानी समझ में आई कि नहीं है? पिच सर्कल का जो बैकग्राउंड है, कहाँ से पिच सर्कल का इन्वॉल्व होता है, कहाँ से वो इवॉल्व हुआ उसका कंसेप्ट, कैसे कैनेडीज थ्योरम ने बेसिकली यहाँ पे यूज देखा, कैनेडीज थ्योरम का क्या रोल है। देखो, लॉ ऑफ, हाँ, देखो वही है, लॉ ऑफ गेयरिंग एक स्टेटमेंट लिख देना बहुत इजी है, ठीक है। देखो उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है हमें। देखो हमने क्या बोला, पी पॉइंट इज अवर फिक्स पॉइंट। क्यों फिक्स है? क्योंकि हमें पता है फोर्स ट्रांसमिशन लाइन चेंज नहीं हो रही है, O1 O2 के बीच का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज फिक्स है। तो पी पॉइंट इज फिक्स। तो पी पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट एक आपका एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जहां पे आपको परफेक्ट प्योर रोलिंग मोशन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। बेसिकली दैट पॉइंट इज अवर आई सेंटर हियर ओनली, वो एक हमारा आई सेंटर ही है। और उसी पॉइंट पे आपको एक परफेक्ट रोटेशन देखने को मिलेगा, परफेक्ट प्योर रोलिंग देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट पे ही आपका प्योर रोलिंग मोशन ऑब्जर्व है, और कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं, ठीक है। एवरीवेयर देयर विल बी सम स्लिपिंग इन। और उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप O1 तक जो डिस्टेंस ले रहे हो, वो है बेसिकली आपका पिच सर्कल रेडियस। O1P is the pitch circle radius for gear 1, and O2P basically the pitch circle radius of gear 2, if we consider link 1 and link 2 as gear,
बताओ ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो। बोल दो, सबको क्लियर? परफेक्टली क्लियर सबको ना? ठीक है, बिल्कुल। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख जाना बहुत इजी है, बट एक उसके पीछे का जो कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी लॉ ऑफ गेयरिंग में इशू नहीं होगा। कोई आपसे पूछ दे लॉ ऑफ गेयरिंग कैसे होता है, आप जस्ट 2 मिनट में बता सकते हो। तो इसका कोई डेरिवेशन याद यूज करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हमें कोई डायरेक्शन इसका याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस चीजें समझनी है। आपको देखो, डायरेक्शन अगर जब हम याद करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारे लिए कंसेप्ट डिफिकल्ट हो जाते हैं। आपको बस विजुअलाइज करना है। देखो, कोई भी चीज टॉपिक आप पढ़ते हो, आपका एक बेसिक हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि जो आप सीखने जा रहे हो टॉपिक, उसका क्या रिलेशन है विद एग्जिस्टिंग टॉपिक जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, उसका आपको हमेशा सबसे पहले कनेक्शन ढूंढना है। किसके साथ? जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमने क्या पढ़ रखा था? रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पढ़ा था, वेलोसिटी हमें लिखना आता है, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं। हमें कैनेडी थ्योरम के बारे में थोड़ी नॉलेज थी। तो वही सारे हमने कंसेप्ट को बेसिकली यूज करके फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप पढ़ते हो तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका कनेक्शन क्या है एग्जिस्टिंग टॉपिक के साथ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तब आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, खुद आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और तब आप बहुत लंबे लंबे तक चीजें याद भी कर सकोगे, और कनेक्शन भी आपका बना रहेगा। ठीक है, तो लिंक बनाना बहुत जरूरी होता है जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो। ठीक है, तो यही चीज होता है कि हम पढ़ते हैं, कुछ टाइम के लिए हमें पढ़ा हुआ याद है, बट बाद में भूल जाते हैं। बट उसके पीछे रीजन ये है कि हमने उसको लिंक नहीं किया विद दोज टॉपिक्स जो हमें आते हैं। तो एक बार आप लिंक कर लोगे ना, एक लिंक मैकेनिज्म, जो यही बात बोलता हूँ मैं, कि आपने लिंक कर दिया टॉपिक को किसी और टॉपिक के साथ में, कि भाई हाँ ये टॉपिक में वो चीजें इन्वॉल्व है, तो आपकी एक ही टॉपिक से सारी चीजें कवर अप हो जाती है। ठीक, तो वो चीज है। तो फाइनली देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या खास एक यूनिक पॉइंट मिला, पी इज अवर यूनिक पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज फिक्स्ड। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज फिक्स्ड। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो कि बेसिकली पिच पॉइंट है। ठीक है, फिर हमारा बेसिकली पिच सर्कल का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ना सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जस्ट सेकंड पेज हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख लो सबसे पहले तो। ठीक है, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो। अच्छा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्यों बोला हमने? एक और चीज यहाँ पे लिख चाहो तो इसको लिख लो, वैसे आपको पता ही। पी पॉइंट क्या हमारा फिक्स? जब पी पॉइंट फिक्स है तो ओ टू पी एंड ओ वन पी बोथ आर फिक्स्ड। करेक्ट, पी पॉइंट फिक्स है हमारा, तो ओ टू पी एंड ओ वन पी बोथ डिस्टेंस आर फिक्स। मतलब ओमेगा वन बाई ओमेगा टू इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स हो चुका है। इसलिए जो गेयर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हाई हाई इनका एफिशिएंसी क्यों होता है और इनका हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो मिलता है आपको। ठीक है भाई, ओमेगा वन बाई ओमेगा टू इट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। इट कैन नेवर चेंज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकी पावर ट्रांसमिशन डिवाइस से आप इसको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखोगे, क्या लिख रहे थे हम? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, हाँ, तो इसी में एक पॉइंट लिखना आगे। ठीक है, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर्स, जस्ट अ सेकंड, रेशियो ऑफ गियरिंग।
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियरिंग, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम आगे गियरिंग कॉमा इसके बाद, हाँ ठीक है। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो की आप बात करते हो इन केस ऑफ गियरिंग, द कॉमन नॉर्मल, इसी के आगे हम लिखेंगे फिर द कॉमन नॉर्मल, द कॉमन नॉर्मल, द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहा है, ए पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, दोनों गियर कहाँ पे मीट करे, पॉइंट ए पे, वहां पे हमने कॉमन नॉर्मल की हम बात करें वहां पे, तो वो कॉमन नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे, ए जो हमने डायग्राम में बनाया, डिवाइड्स द, क्या करता है, डिवाइड्स द, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, divides the line joining the center of rotation, line joining the center of rotation, center of rotation in the inverse ratio, in the inverse ratio, inverse ratio of the angular velocities, ratio of the angular velocities, ठीक है, एंगुलर इनवर्स रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, क्यों इनवर्स बोला, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, ये O2P, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, इस यहाँ से रिलेशन ये लिख सकता हूँ ना, O1P बराबर O2P विल बी व्हाट, ω2/ω1, ठीक है, ये चीज पता जा रहा है। तो O1P बेसिकली डिस्टेंस तो आपका हो गया गियर 1 का फ्रॉम द पिच पॉइंट, जो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ गियर 1 फ्रॉम द पिच पॉइंट वो हो गया, बट आगे आप रेशियो देखोगे तो इनवर्स हो गया ना, वहां पे ω2 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में कि अगर आप बात करते हो फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियरिंग, गियरिंग में अगर आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो की बात करते हो, तो जो कॉमन नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट ऑलवेज डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन इन द इनवर्स रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, इसमें कहीं भी थोड़ा सा आपको कोई भी अभी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार ना लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपने ये बस यही स्टेटमेंट याद है, बाकी अगर कुछ लैंग्वेज चेंज करा तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, इसी के बाद आगे लिखना पॉइंट नेक्स्ट, देयरफॉर देयरफॉर द कॉन्टैक्ट सरफेस, therefore the contact surfaces of the gear, contact surfaces of the gear should be so shaped such that such that should be so shaped such that should be so shaped that such that the common normal at the point of contact, common normal at the point of contact, at the point of contact, at the point of contact, at the point of contact of meeting gear, such that the common normal at the point of contact of mating teeth cut uh, cut the cuts the line joining the center of rotation, of the gear,
सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि therefore the contact surfaces of the gear should be so shaped such that the common normal at the point of contact of meeting teeth cuts the line joining the center of rotation of the gear at point P। आगे लिख लेते हैं at point P, at point P and at point P and P is the pitch point and P is the pitch point। सेकंड पॉइंट से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि सरफेसेस का ना, जो गेयर सरफेसेस है उनका एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, उनका एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका देखो, अगर आपका बेसिकली कॉमन नॉर्मल पी पे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करा, अगर आपका कॉमन नॉर्मल पी पे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करा, देन यू कैन नॉट से कि आपका ना लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हो पाएगा। देखो, लॉ ऑफ गियरिंग बोलने का मतलब ये है कि आपका जो वेलोसिटी रेशियोज है ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इट शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये तभी पॉसिबल है जब आपका कॉमन नॉर्मल पिच पॉइंट से पास होते हुए जाए। पी पिच पॉइंट भी मत बोलो, सिंपली पी पॉइंट बोलो। एक पर्टिकुलर यूनिक फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हुए जाए। कौन? कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल क्या है? बेसिकली जो टूथ सरफेस है उसके नॉर्मल। अब आपकी जो सरफेस है, प्रोफाइल है गियर की, वो डिसाइड करेगी ना नॉर्मल कैसे बन रहा है। तो आपको इस तरीके से शेप डिजाइन करना है कि जो उसका जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड यूनिक पॉइंट से पास होते हुए जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका रेशियो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कांस्टेंट नहीं मिलने वाला, जो कि आपको यहाँ पे मिला। ये जो रेशियो मिला ना, इसको यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे। ये चीज हमें कांस्टेंट मिली, ये रेशियो हमें कांस्टेंट मिला। तो ये रेशियो कांस्टेंट मिल पाया तभी तो लॉ ऑफ गियरिंग आपका पॉसिबल हो पाया। जो लॉ ऑफ गियरिंग हम बोलते रहते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाया कि आपका पॉसिबल हो पाया जब आपका ये कॉमन नॉर्मल पी से पास होते हुए गया। अगर ऐसा ना हो तो आपका वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शेप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गियर बना दोगे, कोई भी शेप बना दोगे तो वो आपका लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई कर देगा, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी ए शेप व्हिच जस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ गियरिंग। तो जो शेप बेसिकली लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करती है उसको हम बेसिकली यूज करेंगे गियर के फॉर्मेशन के, गियर की प्रोफाइल जो डिजाइनिंग के लिए हम उस पर्टिकुलर बेसिकली उस प्रोफाइल को यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर सरफेस को यूज करेंगे जो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सरफेस बना दिया वो हमेशा लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक यूनिक बहुत ही एक फिक्स आपका एक सरफेस बनेगा जिससे आपका वो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो कुछ ही आपके पास सरफेसेस है। लाइक सपोज आपके पास एक सरफेस है जो आप पढ़ती हो, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, साइक्लोइडल प्रोफाइल, जो चीज हम डिस्कस भी करते रहते हैं, इन्वॉल्यूट, साइक्लोइडल, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये जो टूथ प्रोफाइल्स है मोस्टली जो यूज होती है, इन्वॉल्यूट इज द मोस्ट फेमस वन। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि उसका डिजाइनिंग सिंपल है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल और भी बन सकती है, साइक्लोइडल भी बन सकती है, साइक्लोइडल भी बनती है, ऐसा नहीं यूज नहीं होता, होता है। बट आपको ये भी तो सोचना है, गियर की जो प्रोफाइल है, एक तो उसको डिजाइन करना, देन उसको मैन्युफैक्चर करना। अगर वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा तो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होगा उतना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व है इन द केस। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एक गियर प्रोफाइल ऐसा बना दिया जो डिजाइन ही डिफिकल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग और डिफिकल्ट, देन कॉस्ट और ज्यादा इन्वॉल्व हाई हो जाएगा। तो वो चीजें भी हमें कंसिडर करनी होती है। ठीक है, तो गियर लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करने वाली दो प्रोफाइल जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, वो है इन्वॉल्यूट, दूसरा है साइक्लोइडल। ठीक है, जितना भी हम एनालिसिस करेंगे वो इन्वॉल्यूट का, बट बिफोर दैट हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए, इन्वॉल्यूट में क्या डिफरेंस है, साइक्लोइडल में क्या डिफरेंस है। करेक्ट, पहले बताओ यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक, अच्छा, हमने बोला कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी इज इक्वल होनी चाहिए। अगर आपसे स्लाइडिंग की बात करी जाएगी,
अगर आपसे अगर स्लाइडिंग की बात करते हैं तो स्लाइडिंग कहाँ हो रहा होगा? कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग। कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग तो लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग तो हम वेलोसिटीज इक्वल की बात कर रहे हैं ना, बट कॉमन टेंजेंट में थोड़ा ना इक्वल होंगी। तो वहां पे जब इक्वल नहीं है तो वहां पे क्या हो रहा होगा? स्लाइडिंग हो रहा होगा, स्लिपिंग हो रहा होगा, बेसिकली स्लाइड कर रहे होंगे एक दूसरे पे। तो वो चीज भी आपको लिखना आना चाहिए। तो नेक्स्ट लिख लेना, इसके बाद हेडिंग लिखना वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। ठीक, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, बट बिफोर दैट इससे पहले एक और पॉइंट लिख लो, द लॉ ऑफ गियरिंग। एक फाइनल कंक्लूजन शॉर्ट में लिख लो, द लॉ ऑफ गियरिंग। The law of Gehring states that the common normal ठीक है, the common normal at the point of contact, in short ऐसा लिख लेते हैं, at the point of contact, at the point of contact always passes through, always passes through, ठीक है, always passes through a fixed point, through a fixed point, and that fixed point is known as what? The pitch point. The pitch point passes through a fixed point, ब्रैकेट में लिख लेना pitch point. ठीक है, on the line joining, on the line joining the center of rotation. ठीक है, तो इससे प्रीवियसली हमने जो पिच पॉइंट हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे क्या ये तो पिच पॉइंट है ना, और ये इसी लाइन में, तो इनको आप यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होने वाला है, लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन O1 एंड O2, तो ये है ना आपका पॉइंट, बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है P, ये चीज, वो चीज हमने यहाँ पे डिफाइन करा। ठीक है, तो ये सब हम देखो एक्चुअली होता है कि हम वो सब पिच सर्कल डायमीटर ये सब पढ़ लेते हैं पहले, बट उसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आता है, फ्रॉम हेयर ऑन। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग विल बी व्हाट? देखो, इट इज इक्वल टू व्हाट? VA1 साइन अल्फा, क्योंकि वहां cos अल्फा वाले टर्म थे, यहाँ साइन अल्फा, माइनस VA2 cos अल्फा। ठीक, मॉड्यूलस में। ठीक, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, ये चीज, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग विल बी लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि वो क्या होंगे? कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग, कॉमन नॉर्मल लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग, तो बेसिकली इक्वल होंगे, क्योंकि उसी के अलॉन्ग आपका फोर्स ट्रांसमिशन है, मोशन ट्रांसमिशन, वो चीज। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक, तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है किसके अलॉन्ग है, तो हम इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी along the common along the common tangent. The relative velocity, the relative velocity along the common tangent, correct? यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक, देखो ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें ना एक और चीज, ये चलो लॉ ऑफ गियरिंग हो गया। स्लाइडिंग, आयुष देखो, हमने इनिशियली जब डेरिवेशन किया था, हमने क्या बोला था कि वेलोसिटीज विल बी
इक्वल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहां फोर्स ट्रांसमिशन वाली लाइन है उसके अलोंग, दूसरी डायरेक्शन के अलोंग तो उनका रिलेटिव मोशन हो रहा होगा कुछ ना कुछ। दूसरी जो डायरेक्शन है, देखो दो डायरेक्शन है, एक कॉमन नॉर्मल एक कॉमन टेंजेंट। कॉमन नॉर्मल बेसिकली वो लाइन है जिसके अलोंग मोशन ट्रांसफर हो रहा है, मोशन ट्रांसमिशन, फोर्स ट्रांसमिशन, तो उसी के अलोंग वेलोसिटीज का इक्वल होना है। दूसरी कॉमन टेंजेंट के अलोंग, मतलब उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है कॉमन टेंजेंट, वहां पे बेसिकली आपको स्लाइडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपने जैसे कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपने इक्वल रखा, क्यों इक्वल रखा? बिकॉज वी नो दैट एट अ पॉइंट, एट वन पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू वेलोसिटीज, और खासकर जब हम प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो प्योर रोटेशन की बात कर रहे हो तो दो अलग अलग वेलोसिटीज आप कंसिडर कर ही नहीं सकते, बट दूसरी साइड तो पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा। कॉस नहीं, साइन होगा। कॉस तो, अरे कॉस विल बी इन द कॉमन नॉर्मल के अलोंग कॉस हो रहे हैं ना, कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो साइन होगा। सर अच्छा बीटा, ओके ओके ओके, अभी करेक्ट आपने जो करेक्ट। फॉर्मूला लिखा है सर, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। बीटा, हाँ यस, बीटा बीटा, वो मैंने अल्फा अल्फा लिख दिया, करेक्ट। दिस विल बी अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल था, यहाँ बीटा एंगल, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसको भी साइन लिखेंगे, सॉरी दिस इज आल्सो साइन। साइन। हाँ, ये एक चीज देखो, ये हमने जैसे यहाँ पे लिखा ना, हाँ आयुष, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो ये चीज आपने ये तो बोल दिया कि भाई कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ये जो वेलोसिटीज थी ये दोनों, इनका कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप परफेक्ट प्योर रोटेशन की बात कर सकते हो, क्योंकि उसी के अलॉन्ग आपके मोशन ट्रांसमिशन की बात हो रही है। बट दूसरी साइड तो देयर विल बी डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, दूसरी साइड क्या होगा, वेलोसिटीज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और यही होता है, और यही बेसिकली पूरे गियर में होगा। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पी ऐसा होता है, पिच पॉइंट, जहां पे आपको प्योर रोलिंग मोशन ऑब्जर्व होता है, बाकी हर जगह स्लाइडिंग है। बाकी हर जगह स्लाइडिंग है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो परफेक्ट प्योर रोटेशन कर रहे होते हैं, बाकी हर जगह स्लाइडिंग। ठीक, ये चीज आपको देखनी होगी। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखो स्टार्टिंग कहां से हुआ, फ्रिक्शन डिस्क से। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुआ, फ्रिक्शन डिस्क से। फ्रिक्शन डिस्क था, तो फ्रिक्शन डिस्क में उन्हें पता था कि भाई देखो कि क्या, आपने भाई एक कंसिडर कर रखे हैं, ये आपका एक फ्रिक्शन डिस्क है, और दूसरा आपका एक और फ्रिक्शन डिस्क है, लेट्स सपोज ऐसा। तो आपने कंसिडर कर रखा है कि चलो ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, कि भाई ये आपका वेलोसिटीज होगा। ठीक है, तो आपने ये कुछ इस तरीके से कंसिडर किया था। ठीक है, लेट्स सपोज ये हो गया आपका, लेट्स सपोज दिस इज योर वेलोसिटी इक्वल्स टू r1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2। ये बात ठीक है, बट जैसे जैसे आपने वेलोसिटीज इंक्रीज करी ना, तो क्या हो गया, स्लिपिंग विल बी देयर, क्योंकि जितना ज्यादा हाई वेलोसिटीज होगा ना, वो स्लिपिंग स्टार्ट कर देगा। बट हाँ, लो वेलोसिटी में परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या देखा कि लो वेलोसिटी पे परफेक्टली काम कर रहा था, बट हाई वेलोसिटी में दिक्कत हो रही है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ा, उन्होंने बेसिकली क्या ऑब्जर्व करा, अगर इस पर्टिकुलर सर्कल्स के ऊपर जो फ्रिक्शन डिस्क है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन, अच्छा ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन डिस्क क्यों बोल रहे हैं, नाम आप क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, फ्रिक्शन डिस्क सिंपली डिस्क क्यों नहीं बोला? बिकॉज फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू हैव दिस मोशन, विदाउट फ्रिक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ये तो फिर स्लिप करता रह जाएगा हमेशा। अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा डिस्क में, तो ये कभी आपका क्या होगा, प्रॉपर प्रॉपर रोटेशन कर ही नहीं पाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। बट ये बात ठीक है अप टू लो वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटीज इंक्रीज करते हो तो फ्रिक्शन फिर दोबारा इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होने का मतलब आपका स्लिपिंग ओवरकम कर देगा फ्रिक्शन। ठीक है, स्लिपिंग ओवरकम कर देगा फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन डिस्क तो बोल रहे हैं, तभी फ्रिक्शन है। बट क्या होगा, जैसे जैसे आप वेलोसिटीज इंक्रीज करोगे, देयर विल बी चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ स्लिपिंग, स्लिपिंग विल इंक्रीज अगर हाई वेलोसिटीज तक। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करोगे, जितना हाई वेलोसिटी में मूव करेगा ना, तो स्लिपिंग टेंडेंसी बन जाएगी, दोनों सरफेस ना आपस में स्लिप करना स्टार्ट करेंगी, स्मूथनेस उनका ना उतना और ज्यादा हो जाएगा। हाई वेलोसिटी पे अगर आप दो सरफेस को रन करा रहे हो बहुत कांस्टेंट टाइम पे, तो क्या हो जाएंगे, उनकी सरफेस स्मूथ हो जाएंगी, और वो बेसिकली स्लिप कर रही होंगी, फिर एक साथ आपको स्लिप करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है,
इसलिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है फॉर द रोटेशन बट नॉट एट अ हाई वेलोसिटी, वो पॉसिबल नहीं है तब। लो वेलोसिटी पे ठीक है, हाई वेलोसिटी पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का कंसेप्ट आप अब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जैसे वेलोसिटी आपका वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है ना, ये वेलोसिटी आपका बहुत, दो सरफेस आपस में मूव करते हुए जा रहे हैं ऐसे, अब इनके पीछे बहुत तेज स्पीड से फ्लो मोशन चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सर्फेसेस स्मूथ आउट हो जाती है, सर्फेसेस क्या स्मूथ हो जाती है, उसकी वजह से स्लिपिंग आपको टेंडेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो चीज है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे आपका बढ़ा, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि यार यहाँ पे अगर हम बेसिकली कुछ प्रोफाइल टीथ्स बना दें, ठीक है, टीथ्स हम अगर फॉर्मेशन कर दें, ठीक है, तो टीथ का अगर हम फॉर्मेशन कर दें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट है, और ये चीज हमारा क्या, जो परफेक्ट रोटेशन है, प्योर रोटेशन वाला कंसेप्ट है, वो चल जाएगा। बेसिकली जो टीथ फॉर्मेशन की बात करिए, टीथ हम जो बोल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन ही तो है एक। ठीक है, ये क्या है, प्रोजेक्शन है, बेसिकली टीथ के ऊपर जो आपने बनाए हुए प्रोजेक्शन है। ठीक है, दिस आर नथिंग बट द प्रोजेक्शन, दिस ऑल आर प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये आपका बेसिकली प्रोजेक्शन है, इस तरीके से। ये बेसिकली प्रोजेक्शन ही है आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज है, ये तो आपका पुराना कंसेप्ट है, दिस दिस कंसेप्ट इज व्हाट, ये तो हमारा फ्रिक्शन डिस्क वाला कंसेप्ट है। दिस इज गियर्स। तो फ्रिक्शन डिस्क से आपका यहाँ चेंज हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो गेयर्स के जो फ्रिक्शन डिस्क थी उसके ऊपर आपने क्या प्रोजेक्शंस बना दी, वही प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, टीथ है ऑलरेडी। ठीक है, वो चीज करेक्ट। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर। चलो नेक्स्ट इसमें ना बाकी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं पीडीएफ फाइल के थ्रू। ठीक है, पीडीएफ फाइल है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी बेसिकली। ठीक है, ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये बेसिकली ये मैं पूरी फाइल आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने पूरा वही डेरिवेशन लिखा है। एक्चुअली लास्ट ईयर जो हमने बेसिकली जब क्लासेस ली थी ऑनलाइन, तब उस वक्त ये ऑनलाइन हमने नोट्स थे उस वक्त, तो बेसिकली वही चीज है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट का भी मैं फाइल एक ही साथ ये आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये गियर मैचिंग देख लिया, लॉ ऑफ गियरिंग हमने देख लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग है जो हमने बेसिकली नोट नहीं किया, हमने जस्ट चीजें डिस्कस कर ली। जैसे हमने बोलता दो बॉडीज है 1 और 2, A1 को हम कंसिडर करते हैं, पॉइंट A1 को बॉडी 1 तो A1 बोलेंगे, और उसी पॉइंट A को हम बॉडी 2 पे कंसिडर करूंगा तो A2 बोलूंगा। ठीक है, वही सब सेम चीजें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज, ये अल्फा नहीं लिखा है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, इसमें ना एक चीज है, ये मैं बस यहाँ पे ड्रॉ कर, तो ये अल्फा, यहाँ पे ये एंगल अल्फा। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर एंगल इज बीटा, ये चीज नहीं लिखा है। ठीक है, इस तरीके से। अब ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ गियरिंग हो गया, वही बेसिकली हमने जो चीजें लिखी है वही सब कुछ है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हमने लिख लिया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग का ये फॉर्मूला पूरा जो हमने आगे डिराइव करके लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो चीज है वो है हमारे पास पिच लाइन वेलोसिटी। ठीक है, देखो
हमारे पास यहाँ पे क्या है, पिच लाइन वेलोसिटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज पिच लाइन वेलोसिटी। पिच लाइन वेलोसिटी क्या है, देखो जो आपका ये आपका एक पिच सर्कल है, लेट्स सपोज दूसरा पिच सर्कल ये, ठीक है, यहाँ पे दोनों मीट करें, उस पॉइंट को हम पिच पॉइंट बोल रहे हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये आर ओमेगा होगा, ठीक है, चाहे आर वन ओमेगा वन हो, चाहे आर टू ओमेगा टू, ऑब्वियसली बात है इक्वल होगा, तो ये जो वेलोसिटी आती है इसको हम बोलते हैं पिच लाइन वेलोसिटी। ठीक है, मतलब पिच पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपको ऑब्जर्व होगी एट द पॉइंट ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, वो वेलोसिटी को हम पिच लाइन वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपली v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई n/60, 2 पाई n/60। अब देखो वन लिखूं, वन वन लिखूं, चाहे टू टू लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है, एक ही है। चाहे आर वन ओमेगा वन लिखो, चाहे आर टू ओमेगा टू लिखो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ओमेगा को 2 पाई n/60 लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि भाई सर्कुलर पिच इज व्हाट, पाई एम। ठीक है, एंड पाई एम, पाई इंटू एम, एम इज व्हाट, मॉड्यूल, मॉड्यूल इज व्हाट, d/t। करेक्ट। तो वही चीज है, हमने क्या करा, पाई डी को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, पीसी इंटू टी। पाई डी को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, पीसी इंटू टी लिख दिया। ठीक है, ये चीज, तो ये बेसिक सी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम चीजें लिख सकते हैं। या फिर आप देखो, मॉड्यूल होता है आपका d/t। ठीक है, तो हमने क्या करा, डी को रिप्लेस करके एम टी लिख दिया। तो जो भी वैल्यूज आपको गिवन हो, चाहे आपको मॉड्यूल गिवन हो, चाहे सर्कुलर पिच गिवन हो, चाहे नंबर ऑफ टीथ गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग आप पिच लाइन वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या, पिच लाइन वेलोसिटी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। करेक्ट। ठीक है, और हाँ, ठीक है, चलो इसी में, अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हो गया। देन हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग में देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज हमने लिखी थी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज में आप देखोगे, ये जो हमने चीज लिखी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, वो हम फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो हमने लिख लिया था। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। इसको अगर आप रीअरेंज करो, रीअरेंज करो साइन बीटा साइन अल्फा, जैसे हमने बेसिकली लॉ ऑफ गेयरिंग डिफाइन करने के लिए कॉस, कॉस बीटा कॉस अल्फा लिखा था ना, वैसी सेम चीज। तो अगर आप इसको क्या करते हो, दोबारा से वैसे ही लिखते हो। ठीक है, कॉस बीटा कॉस साइन बीटा साइन अल्फा फ्रॉम दिस ट्राइंगल O1n आ जाएगा आपका, और ये O2m p के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां से आप ये चीजें लिख पाओगे। ठीक है, तो वहां से ये इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के बेसिस पे आप ये सारी चीजें लिख पाओगे। ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर डिराइव करते हो, तो फाइनली हमारे पास ना ये फॉर्मूला आता है। ठीक, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग का। ठीक, ये फॉर्मूला ना आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा, बताओ। ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, ओमेगा क्या है, गियर वन का रोटेशन, ओमेगा टू गियर टू का रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली। एपी क्या है, आपको एपी पॉइंट को समझना है। एपी पॉइंट क्या है, देखो एपी पॉइंट क्या है, एपी इज द डिस्टेंस। ठीक है, एपी इज द डिस्टेंस, एपी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the point of intersection of the common normal and the line joining the center of rotation। बात समझ में, एपी क्या है, देखो ए वो पॉइंट है जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ है, जहां पे इनिशियली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। आपको कहां तक कंसीडर करना है, पिच पॉइंट है, पी इज द पिच पॉइंट। एक आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, उसका डिस्टेंस आपको कहां तक लेना है, पिच पॉइंट तक लेना है बेसिकली। तो पिच पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, वो मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू से, तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट बना था ना, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पी, तो ए से पी तक जो डिस्टेंस होगा, ए से पी जो डिस्टेंस होगा, वो बेसिकली क्या है आपका, वो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग लिखना है ना, तो ओमेगा वन करो प्लस ओमेगा टू करो और एपी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एपी से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें हम वो डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करेंगे, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसेस, वो चीज आपने सीखा होगा।
वो डिस्टेंसेस भी हम कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग आपको ये चीज पर्टिकुलर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ए बी बेसिकली वो पॉइंट है, ए वो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट बना, ए इज द पॉइंट वेयर कॉन्टैक्ट हैपेंस बिटवीन द टू गियर्स, जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, वहां से लेकर आपको पिच पॉइंट तक का डिस्टेंस लिखना है, ठीक, वो चीज, ठीक है। देखो फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो चीज है, ठीक है, फाइनली ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका पिच लाइन वेलोसिटी, फिर आता है आपका फॉर्म्स ऑफ टीथ, कौन कौन से टीथ के फॉर्मेशन आपके पॉसिबल है, ठीक है, कौन कौन से टीथ के फॉर्मेशन पॉसिबल। देखो फॉर्म्स ऑफ टीथ में क्या लिखा है कि इन मैशिंग ऑफ टीथ द शेप ऑफ वन टीथ मे बी चूजन आर्बिट्ररीली एंड द अदर टूथ इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट बोथ फॉलो द लॉ ऑफ गेरिंग। इसको हम बोलते हैं कंजुगेट टीथ, मतलब आपने एक आर्बिट्ररी शेप ले लिया एक टीथ का, लेकिन दूसरा टीथ का शेप आपने डिजाइन किया इस तरीके से कि वो लॉ ऑफ गेरिंग को सेटिस्फाई कर, तो इस तरीके का जो आप टीथ का फॉर्मेशन करते हो वो होता है कंजुगेट टीथ, ठीक है, मतलब एक शेप, एक टीथ का शेप आपने अपने हिसाब से अज्यूम कर लिया कुछ, ठीक है, दूसरा शेप आपने इस तरीके से बनाया कि वो लॉ ऑफ गेरिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ गेरिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मींस जो आपने फॉर्मेशन करा है टूथ का वो क्या है, कंजुगेट टीथ। अब इनके साथ दिक्कत क्या है, इनके साथ दिक्कत क्या है, ये क्या, इनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता, आपने एक अपनी तरफ से बनाया, दूसरा आपने पहले वाले के पहले वाले के हिसाब से आपने दूसरा बनाया ताकि वो लॉ ऑफ गेरिंग को सेटिस्फाई करते। अब आपने तो ये शेप अपने अकॉर्डिंग बनाया, बट इसका स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं। अब ऐसा गियर आपको फिर बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। हमें एक ऐसा प्रोफाइल चाहिए जो जिसका हम एक स्टैंडर्डाइजेशन, इंडस्ट्री में आपको पता है कि आपने कोई चीज बनाई, जब तक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो नहीं होगा तो उसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि हम बार बार डिजाइन करते रहेंगे, तो वो चीज मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली दो प्रोफाइल्स हमारे पास, इन्वॉल्यूट और साइक्लोइड, तो जो मोस्टली हमारा यूज होता है, ठीक है, तो वही चीज लिखा हमने। प्रॉब्लम्स विद कंजुगेट टीथ का, एक तो डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग की, एक आपने शेप अपनी मर्जी से बनाया, उसके फिर उसके बिहाफ पे उसको कंसीडर करते हुए दूसरे गियर बना रहे हो, दूसरे गियर की प्रोफाइल, ताकि वो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो वो एक तो उसका डिफिकल्टी मैन्युफैक्चरिंग लेवल अलग हो जाएगा, डिफिकल्टी, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन जो मैं बात कर रहा था, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट तो कॉस्ट ऑफ डिफिकल्टी भी डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे, ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इनवॉल्यूट प्रोफाइल में क्या होता है, देखो इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इस लाइन का मतलब समझते हैं क्या बोला जा रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, क्या बोला, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक लाइन, अब एक लाइन भी बना देते हैं, लेट्स सपोज ये लाइन, ये आपने सर्कल के ऊपर ऐसे रखी, ये ऐसे रखिए। अब क्या बोला कि आपने क्या करना है, लोकस बनाना है किसका, एक पॉइंट का जो लाइन के ऊपर है। चलो लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी बना देते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी बना दिया हमने। अब क्या बोला है कि आपने एक लोकस बनाना है एक पॉइंट का जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, ठीक है, वो रेड से हमने दिखा दिया। अब वो लाइन बेसिकली रोल कर रही होगी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर। अब वो लाइन बेसिकली सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के ऊपर रोल कर रही है। रोल कैसे कर रही है, देखो ये चीज है, तो ये रोल, इसका जो रोटेशन पॉसिबल है, ये क्या है, देखो ये चीज है ना, ये रोटेशन कैसे कर सकती है, ये चीज है, ये आपका पूरा रोटेशन, जैसे अभी पहले ऐसे था, लेट सपोज, देखो अभी ऐसे था, ये इनिशियली ये ऐसा रखा हुआ है आपका, ठीक है, करेक्ट, इसको इनिशियली आपने ऐसा रखा है। अब क्या करोगे, इसको अगर आपको रोटेशन कराना है तो ये बेसिकली ऐसे टर्न होगा, ऐसे आएगा, फिर आप और टर्न कराते हो तो बेसिकली ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और टर्न कराते हो तो बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाऊं, लेट सपोज अगर मैं डिफरेंट शेप्स बनाऊं टर्निंग की, देखो पहले लेट सपोज ये ऐसे था, लेट सपोज पहले ये ऐसे था, ठीक है, फिर ये ऐसे हो गया, रोल कर रहा है, ठीक है, फिर ये आपका ये ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ये आपका कैसे हो गया, लेट सपोज लाइक दिस, इस तरीके से। तो आप देखो जरा, ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक है, और ये आपका ये वाली लाइन ऐसे कुछ,
ठीक है, येलो वाली लाइन ये कुछ ऐसे, ठीक है, ब्लू वाली लाइन कुछ ऐसे, एंड दिस रेड वन लाइक दिस ऐसे। अब देखोगे ये रेड, ब्लू, येलो, वायलेट एंड ब्लैक, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस है जो सर्कल के ऊपर रोल कर रही है। क्या कर रही है? सर्कल के ऊपर रोल कर रही है। तो आपने क्या करा, एक पॉइंट लिया था ना यहाँ पे, we have taken this particular point। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, ठीक है, और अब यहाँ पे ये चीज। तो आप क्या देख रहे हो, इन पॉइंट का आपने लोकस बना के ये चीज आपने बना दी, ठीक है। तो लोकस आपने सब पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ना, लोकस बन गया, करेक्ट। ये बात, ये बात समझ में आ रही? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। तो आपने ये लोकस बना दिया। अब आपने अगर लेट सपोज लोकस बना दिया, तो लोकस ज्वाइन कर दिया ना, तो ये बेसिकली आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। दिस इज योर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ये जो हमने बनाया ना, दिस वन, दिस इज योर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ये आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, करेक्ट। तो ये बेसिकली आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनता है, एंड इट इज दैट प्रोफाइल विच सेटिस्फाई द लॉ ऑफ गेयरिंग। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ गेयरिंग सेटिस्फाई होता है। तो ये इन्वॉल्यूट, हमारा जितना भी एनालिसिस होगा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे होगा। कंजुग बेसिकली साइक्लोइडल हमें पढ़ना है जस्ट, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि इन्वॉल्यूट और साइक्लोइडल में क्या क्या डिफरेंसेस है, और कैसे इन्वॉल्यूट हमारा बेटर है एज कम्पेयर टू साइक्लोइडल ऑन पर्टिकुलर पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बेटर है, हर पॉइंट में बेटर है, ऐसा नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बेटर है, इसलिए हम इन्वॉल्यूट को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू साइक्लोइडल। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा गियर डिजाइनिंग इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे होता है। जो गियर प्रोफाइल है बेसिकली वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, ठीक है। सिग्निफिकेंस यही तो है कि हमारा गियर जितना भी डिजाइन होता है, इट इज ऑन द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ओनली, ठीक। ये चीज, अब इसकी ना एक खास प्रॉपर्टी है, लोकस निकालने से फायदा क्या? अरे लोकस इज इटसेल्फ अ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। अरे ये लोकस ही तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, दिस इज योर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। जो कर्व का फॉर्मेशन होता है ना, देखो ये जो आप टीथ बनाते हो ना ऐसा करके, ये ऐसा, ये जो कर्व, ये प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल, दिस वन, ये जो प्रोफाइल बन रही है, ये प्रोफाइल, दिस इज इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इस प्रोफाइल का नाम ही इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है। ये प्रोफाइल बनती इस तरीके से, इसका जो कर्व का फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होता है। आयुष, ये चीज क्लियर हुई आपको? लोकस इज इटसेल्फ अ प्रोफाइल, उस वही तो बेसिकली हमारा प्रोफाइल है इन्वॉल्यूट। कर्व ही टीथ का शेप है, हाँ ऑब्वियसली। तो कर्व, ये कर्व ही तो बेसिकली, दिस कर्व इज इटसेल्फ ऑन अ शेप ऑफ अ प्रोफाइल ना, ये तो शेप है, टीथ का शेप यही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, got it, ठीक है, ये चीज, चलो। हाँ, तो ये चीज है, हमें पता क्या चला, सर्कल के ऊपर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को रोल कराते हो विदाउट स्लिपिंग, तो स्ट्रेट लाइन पे आपने कोई भी पॉइंट लिया, उसका अगर आप लोकस बनाते हो, तो वो बेसिकली इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की खास बात यह है कि अगर आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल से कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, normal to the involute profile, normal to the involute profile is tangent to this circle, is tangent to the circle. Any line which is normal to the involute profile, where is the involute profile? ये आपका involute profile है, this is your involute profile, correct। इस involute profile पे अगर आपने normal बनाया, इस involute profile पे अगर आपने normal बनाया, if you draw the normal at the involute profile, it is always tangent to the circle, it is always tangent to the circle।
and that circle is known as the base circle. That circle is known as base circle. बात समझ में? ये प्रॉपर्टी है इनवॉल्यूट प्रोफाइल की। अगर आप इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द बेस सर्कल। ठीक है, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द बेस सर्कल। और यही चीज ना आगे हम अभी जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ रेसिस, इनसाइड वाला सर्कल कौन सा है? अरे यही इस सर्कल की तो मैं बात कर रहा हूँ, दिस सर्कल। यही सर्कल तो आपका बेस सर्कल है, इसका ही नाम बेस सर्कल है। दिस सर्कल इज नोन एज बेस सर्कल। ठीक है, यस करेक्ट। अब देखो जरा इसमें हम, देखो ये चीजें हटा देते सारी। ठीक है, देखो ये है आपका बेसिकली कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कर्व, चाहे आप डेफिनेशन लिख लो, कर्व ट्रेस बाय द एंड ऑफ अ थ्रेड एज इट इज अनबाउंड फ्रॉम द स्टेशनरी सिलेंडर। ठीक है, तो एक ही मतलब है दोनों का एग्जैक्टली। तो जो ये है ना, दिस इज योर बेस सर्कल, जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है, दिस इज योर बेस सर्कल। ठीक, ये बेस सर्कल और ये एक फिक्स सर्कल है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक फिक्स सर्कल है विच इज द जनरेटर ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल। बात समझनी आपको? इट इज द जनरेटर ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल। यही बेसिकली आपका इनवॉल्यूट प्रोफाइल जनरेट करता है। अब बात समझना एक, यहाँ पे अभी हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है वो पॉइंट? देखो ये आपने गियर का टीथ बनाया, ये प्रोफाइल। ठीक है, ठीक है, ये आपने प्रोफाइल बनाया ना। ठीक है, देखो एक चीज अब नोटिस करना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कौन कौन से सर्कल इन्वॉल्व है। दिस इज योर एसी अडेंडम सर्कल, दिस इज योर पीसी पिच सर्कल, दिस इज योर व्हाट, डेडेंडम सर्कल। अब आता है यहाँ पे बेस सर्कल। बेस सर्कल विल बी समवेयर हियर, दिस इज योर बेस सर्कल। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहां से बनना चालू हुई? फ्रॉम द बेस सर्कल। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहां से बनना चालू हुई? इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहां से? बेस सर्कल से। ठीक है, करेक्ट। Involute profile will be from the base circle, correct? So this portion is your involute profile. This portion is your involute profile. This particular portion is your involute profile. Okay, this particular portion is your involute profile. अब अगर दूसरा गियर, दूसरा गियर का जो टीथ है इसके साथ मैशिंग कंडीशन में आएगा, अगर दूसरा गियर इसके साथ मैशिंग कंडीशन में आएगा, और वो कौन सा, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है, ये कौन सा पोर्शन है? नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन। ठीक है, इसको हम अभी बेसिकली जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे एक बार, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नोट मत करना, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, जब इंटरफेरेंस हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है बेस सर्कल से नीचे है, क्योंकि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहां से बनना चालू हुई, कहां से जनरेट स्टार्ट हुई? फ्रॉम द बेस सर्कल। फ्रॉम द बेस सर्कल आपका एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बना। ठीक है, वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बेसिकली ये है, दिस इज योर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, दिस ओनली। ठीक है, ये चीज बेस सर्कल से ऊपर। बेस सर्कल से नीचे और एडेंडम सर्कल तक जो है वो है आपका नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन। अगर दूसरे गियर का टीथ इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जाके इंटरसेक्ट करता है, मतलब यहाँ इसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होगा? इंटरफेरेंस, देयर विल बी इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर दूसरे गियर का टीथ इसके नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन पे आकर टच करता है, इंटरफेयर करता है, तो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है। और इंटरफेरेंस फिनोमिना में होता क्या है? दूसरा जो टीथ आएगा ना, ठीक है, जो दूसरा टीथ आएगा बेसिकली वो क्या कर देगा? जो दूसरा टीथ आएगा ना, दूसरे गियर का टीथ, लेट्स सपोज ऐसा कुछ है, वो इस इन्वॉल्यूट पोर्शन के साथ जब इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ के सरफेस को वो रिमूव करने की कोशिश करेगा, यहाँ के पोर्शन को रिमूव करने की कोशिश कर रहा होगा कहीं ना कहीं।
तो यहाँ के पोर्शन को रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर कटिंग हो जाएगा, यहाँ के मटेरियल को रिमूव कर रहा हूँ। पोर्शन को रिमूव करने का मतलब द नॉन इन्वॉल्व पोर्शन को वो रिमूव कर रहा हूँ। और अगर वो नॉन इन्वॉल्व पोर्शन को रिमूव कर दिया, लेट्स सपोज अगर उसने ऐसे नॉन इन्वॉल्व पोर्शन को रिमूव कर दिया, रिमूव क्यों कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उसका बार बार किसके साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है, नॉन इन्वॉल्व पोर्शन के साथ, ठीक है, नॉन इन्वॉल्व पोर्शन के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है नॉन इन्वॉल्व पोर्शन। इन्वॉल्यूट पोर्शन किसके कांटेक्ट में आ रहा है, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन के। इन्वॉल्यूट किसका हुआ, गियर, लेट्स सपोज दिस इज गियर 2, ये गियर 1 है, तो गियर 2 का इन्वॉल्यूट पोर्शन, गियर 2 का इन्वॉल्यूट, गियर 2 का इन्वॉल्यूट पोर्शन, टॉप में तो इन्वॉल्यूट पोर्शन आपका ही, और गियर 1 का नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन आपस में क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो क्या करेगा वो, मटेरियल रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ से ना कुछ मटेरियल रिमूव कर चुका होगा, ठीक है, कुछ मटेरियल रिमूव कर चुका होगा, तो यहाँ पे ना कुछ शेप आपकी इस तरीके से बन गई होगी। अगर उसने मटेरियल रिमूव कर दिया तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि टीथ की जो बेसिकली स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई होगी, टीथ की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई होगी, है ना। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो जो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है ना कहीं ऐसा मोमेंट आएगा, कहीं सडनली आपका फेलियर हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव होता हो गया, और अनटिल अनलेस, क्योंकि एट लास्ट ये क्या है, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फिक्स ही तो है, कुछ ऐसा ही तो है, और यहाँ पे इसके रूट में ही आपने इसका मटेरियल रिमूव कर दिया, कुछ मटेरियल रिमूव हो गया, तो ऑब्वियसली बात है अगर रूट वीक हो गई इसकी, तो ये पूरा इसका वीक हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो कभी भी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये फेल कर सकता है, तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को हमें अवॉइड करना होता है, तो अवॉइड करने का तरीका है कि भाई ये नॉन इन्वॉल्व पोर्शन कभी इन्वॉल्व पोर्शन के साथ कॉन्टेक्ट में ही ना आए, ठीक है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट एक बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, इस पोर्शन को भी इन्वॉल्व बना सकते हैं। हाँ, सूर्य प्रकाश देखो इन्वॉल्व, हाँ अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि यार बेस सर्कल से नीचे वाला पोर्शन बनाए क्यों रहे, करेक्ट, आपने ये बोला कि बेस सर्कल से नीचे वाला पोर्शन बनाए क्यों रहे। देखो ये, अब आप एक चीज याद रखो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे आपने ये ड्रॉ करा, आपका बेस सर्कल से इतना प्रोफाइल बना, ठीक है, दिक्कत ये है कि आपके प्रोफाइल से कुछ इतना ही पोर्शन बन रहा है, ठीक है, कंप्लीट आपकी प्रोफाइल बनती नहीं है, रिमेनिंग जो पोर्शन होता है उसके लिए हमें ना दूसरी एक रेडियल प्रोफाइल कंसिडर करनी होती है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से एक रेडियल प्रोफाइल कंसिडर करनी होती है। बेस सर्कल से ऊपर वाला ही प्रोफाइल आपका सिर्फ इतना ही पोर्शन बन रहा होता है, दिस पोर्शन ही आपका इन्वॉल्व प्रोफाइल है, और इतना ही बन रहा है, नीचे का नहीं बन सकता, क्योंकि स्टार्टिंग जो जनरेशन हुआ इन्वॉल्व प्रोफाइल का वो बेस सर्कल से ही हुआ। अब उसके नीचे का अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल लेना पड़ेगा, यूजुअली होता है वो रेडियल प्रोफाइल्स, वो रेडियल प्रोफाइल्स हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो वो रेडियल प्रोफाइल्स जो है, चाहे रेडियल हो चाहे कोई सी भी हो, वो तो नॉन इन्वॉल्यूट ही रहेगा, तो वो नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस का कारण है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज है, तो आपका बेस सर्कल तो यहाँ पे था, दिस इज योर बेस सर्कल, बेस सर्कल से ऊपर ये आपका बेसिकली इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बना, उससे नीचे नहीं बन सकता, तो उससे नीचे बेसिकली आपको कोई ना कोई तो प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो, वो आपका हमेशा नॉन इन्वॉल्यूट ही रहेगा, और वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, ठीक है, वो चीज है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट इसी में क्या है, इसी में क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, वो क्या है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट, बेस सर्कल को डिडन पे क्यों नहीं ला सकते हैं, देखो इसका आंसर आपको कल मिल पाएगा, अब आज तो नहीं मिल पाएगा, क्यों, उसका रीजन है, उसका रीजन है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और ये चीज मुझे याद दिलाना क्यों हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम, अब आपने पूछ ही लिया तो चलो देखो, मैं इसको फिर भी शॉर्ट में कोशिश करता बताने की, बट बेसिकली कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका देखो, ये आपका पिच सर्कल है, ये आपका पिच सर्कल है, उसका रीजन बेसिकली पता है क्या, देखो ये आपका पिच सर्कल हो गया, ठीक है, लेट सपोज इसका बेस सर्कल कुछ ऐसा है, और इसका बेस सर्कल कुछ ऐसा है, करेक्ट, ऐसा कुछ,
आपको ये पता है कॉमन नॉर्मल विल बी व्हाट, कॉमन नॉर्मल विल बी व्हाट, टेंजेंट टू द बेस सर्कल, टेंजेंट टू द बेस सर्कल जाती है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपका कौन सा, पिच पॉइंट, पिच पॉइंट से पास होते हुए जा रहा है कॉमन नॉर्मल, करेक्ट। और ये हो गया आपका कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉमन टेंजेंट कौन सा, पिच सर्कल से पास होने वाला टेंजेंट, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो दिस इज व्हाट, ये आपका है प्रेशर एंगल फाइव। आपको ये पता है यहाँ पे एफ टी होता है, करेक्ट, दिस यहाँ पे होता है एफ आर, ठीक है। जस्ट शॉर्ट टर्म चीजें समझ जाओ। ये आपका बेसिकली है व्हाट, बेस सर्कल, बीसी वन बोल देते हैं इसको, बीसी टू बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट पी वन, और ये हो जाएगा पीसी टू, ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही। यहाँ पे बेसिकली पॉइंट है हमारा सेंटर्स का, रोटेशन का, ठीक है, करेक्ट। लेट सपोज ये ऐसे कुछ, ये ऐसे कुछ। अब आप एक चीज देखो, ये एंगल फाइव है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि बेस सर्कल को थोड़ा और क्या कर दिया है, नीचे डेडेंडम तक ला दें, क्या करें, डेडेंडम तक ला, ठीक है, करेक्ट। कहने का मतलब आपका ये है कि ये जो बेस सर्कल है इसको कहीं थोड़ा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, यही बोलना चाह रहे हो, इन बेस सर्कल को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, यही कहने का मतलब है ना कि बेस सर्कल को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तभी तो डेडेंडम तक पहुंचेगा, करेक्ट। पहले बताओ यहां तक ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट सबको क्लियर है ना। बेस सर्कल को आप डिडेंडम पे लेकर आओ ना, नॉन इनवॉल्यूट का पोर्शन ही खत्म, उसका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आपने बोला बिल्कुल ठीक। अब क्या है देखो, आप इसको लिया, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन करी, ठीक। अब बेस सर्कल पे आप लिया है ना, तो टेंजेंट विल बी लाइक दिस, हाँ कहानी आप, अब आपने पिक्चर पकड़ ली है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ये हो गया। अब लाइन चेंज हो गई ना, फोर्स ट्रांसमिशन वाली लाइन चेंज हो गई, करेक्ट। अब फोर्स ट्रांसमिशन वाली लाइन चेंज हुई, प्रेशर एंगल विल बी फाइव डैश, फाइव डैश इज ग्रेटर देन फाइव, और फाइव प्रेशर एंगल के बढ़ने से होगा क्या, प्रेशर एंगल के बढ़ने से हुआ क्या, दिक्कत क्या आ गई, यस करेक्ट एग्जैक्टली, टॉर्क इज लेस, बिकॉज आपको ये चीज याद होगा, एफ टी इज वॉट, एफ कॉस फाइव, कॉस फाइव जितना बढ़ेगा आपके पास एफ टी घटेगा, यस बिल्कुल सूर्य प्रकाश, बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आई सबको। वैसे आपने स्टार्ट कर दिया डिस्कशन, इसको हमें कल बेसिकली डिस्कस करना था ये चीज, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। कल इसको हम दोबारा से इसको चीजें दोबारा से डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने खैर ये रफ में डायग्राम बना दी, बट इससे रिलेटेड और भी चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है, यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का एक बारे में बस आप एक और चीज पॉइंट देख लो कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में क्या है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की क्या है कि नॉर्मल अगर आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा टेंजेंट होगा बेस सर्कल की, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम बेसिकली कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको आज यही एंड करते हैं, ठीक है। कल हम बेसिकली इन्वॉल्यूट साइक्लोइडल के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, और कल हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें न्यूमेरिकल्स हमें आगे डिस्कस करनी है, न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसिस, कॉन्टैक्ट रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका न्यूमेरिकल जो एक एनालिसिस है, एनालिटिकल एनालिसिस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हम पूरा उसको डिटेल में एनालिसिस देखेंगे कि पाथ ऑफ अप्रोच, रेसिस, कॉन्टैक्ट रेशियो ये सब आता कैसे, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, इसको आज यही एंड करते हैं, ठीक है। चलो ओके, हाँ पीडीएफ में अभी भेज रहा हूँ क्योंकि कल भी बोला था मैंने, कल मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया वो चीज, मैं भी जस्ट अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।